ब्रेक के बाद स्वागत। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। नेपाल सीमा पर संचालित मदरसों पर रखी जा रही है नजर। ये जानकारी आ रही है, खुफिया एजेंसी और एनआईए सक्रिय हैं। मदरसों के जरिए यूपी में घुसपैठ की फिराक में आतंकी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। यूपी में जड़ों को जमाने की कोशिश अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जमाउतिल मुजाहिदीन भी सक्रिय होने की कोशिश में है। वक्त है 10 की दहाड़ का। मैं हूं स्नेहलता और बात करेंगे यूपी के कई जिलों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात और उन तस्वीरों की। कई गांवों के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। फिलहाल 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों का दौरा करेंगे। इन जिलों में प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे। इससे पहले सीएम योगी आज 5 कालिदास मार्ग पर अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात से निपटने की समीक्षा बैठक भी करेंगे। शिविरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को शिविरों तक कैसे पहुंचाया जाए, जो जलमग्न स्थिति है जिन गांवों की, उनको मदद कैसे दी जाए। आइए समझते हैं कि लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ वाले हालात हैं तो क्यों हैं। सरयू, घाघरा सहित ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। सीतापुर, लखीमपुर खीरी में कई गांव में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। इसके अलावा बहराइच, बलरामपुर में भी यही कंडीशन है, गांव में पानी ही पानी है। कई जगहों पर मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूट गया है और आज सीएम योगी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें नाम आ रहा है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिले का, जहां पर दौरा होना है सीएम का। बाढ़ राहत जो कैंप्स बनाए गए हैं उसका भी सीएम निरीक्षण करेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। इसके अलावा राहत सामग्री भी बांटेंगे। जो प्रभावित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिन्होंने इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं लगातार बारिश की वजह से, किसी का घर, किसी के खेत, किसी के आशियाने को उजड़ने के बाद जहां शिफ्ट किया गया राहत शिविरों में, वहां पर भी पहुंच करके वो जानकारी लेंगे। ये भी समझते हैं कि टाइमलाइन क्या रहने वाली है। तो देखिए, वक्त बताया जा रहा है 2:20 बलरामपुर पहुंचने का, जहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 2:50 से 3:15 तक राहत सामग्री वितरित करेंगे। तो चलिए हम आपको ग्राफिक से भी समझा दें कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। 2:20 का वक्त बताया जा रहा है जब बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम। बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। फिर वक्त है 2:50 से 3:15 तक का, तो राहत सामग्री वितरित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद 3:35 पर मुख्यमंत्री श्रावस्ती में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यहां 3:35 से 4 बजे तक राहत सामग्री बांटना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। आइए 4 बजे के वक्त की बात करें तो बहराइच के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का यहां पर भी सर्वे है। 4:30 से 4:55 तक राहत सामग्री बांटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी तीनों जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जानकारी भी देंगे कि हवाई सर्वेक्षण से जो चीजें नजर आई हैं और जो ग्राउंड पर ऑफिसर्स रिपोर्ट दे रहे हैं उनमें कोई अंतर तो नहीं है, और जो भी प्रक्रियाएं हैं लोगों को राहत पहुंचाने की, वो किस तरीके से प्लान की जा रही है, ये तमाम चीजें भी आज डिटेल के तौर पर मुख्यमंत्री शेयर करेंगे। ये बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाढ़ की स्थिति क्या है, तो ये ग्राउंड पर जाकर ही समझा जा सकता है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, जहां आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बुरी कंडीशन में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। अक्टूबर के मौसम में इस तरीके की बारिश की उम्मीद कभी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन जिस तरीके से बारिश ने बाढ़ को बुलाया है, जिस तरीके से बाढ़ को आमंत्रित किया है अक्टूबर की इस बारिश ने, लोगों में हाहाकार है। हमारे सहयोगी शैलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, अभी अयोध्या का भी दौरा है, इसके बाद इन 3 जिलों का दौरा है, किस तरीके से टाइमलाइन मैच कर रही है जितने भी इवेंट्स बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राइट टाइम पे सही चीजें चल रही हैं। और अगर बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर इसके संदर्भ में बैठक चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग के जो सचिव है, सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव है, ये सारे अधिकारी, यानी जो बाढ़ से संबंधित विभाग है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे फिर राहत पहुंचाने की बात की जाए तो राहत आयोग, खाद्य एवं रसद विभाग, लोक निर्माण विभाग, ये सभी विभाग, नगर विकास विभाग, इनके अधिकारियों को बुलाया गया है। मंत्री भी इसमें मौजूद है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो पूरी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इस समय बरसात के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। जो बाढ़ के हालात है
और इसकी वजह से स्थितियां काफी खराब भी हो रही हैं और इसे लेकर आज समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इसके बाद में अयोध्या के लिए उनका यहाँ से रवानगी होगी। और आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास पर जो मुख्यमंत्री का अपना हेलीकॉप्टर है वो पहुंच चुका है इस समय और यहाँ से कुछ देर में मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ मुख्यमंत्री खुद दौरा करेंगे, पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बलरामपुर में, बहराइच में, यहाँ पर वो श्रावस्ती में भी जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा सर्वेक्षण करने के बाद वहाँ पर रुकेंगे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा और शाम तक मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो यानी पहले अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारी कई चीजें देखिए बताएंगे लेकिन हकीकत जो है वो जमीन पर उतर कर पता चलती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे, फिर जमीन पर उतर कर उन चीजों को देखेंगे और उसके बाद में फिर से अधिकारियों के साथ आपको बता दें कि आज की बैठक के बाद कल फिर से एक बैठक हो सकती है जिसमें जो मुख्यमंत्री के सामने तस्वीर होगी उसको लेकर आगे कौन। बिल्कुल शैलेश, देखिए क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, हमारे सहयोगी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितने राहत शिविर बनाए गए हैं, कितना एरिया डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या रेशियो तो नहीं बिगड़ रहा है? जिन लोगों को जितने राहत शिविरों में शिफ्ट करने चाहिए उनकी संख्या कितनी है? ये तमाम चीजें शायद ग्राउंड रियलिटी से सीएम खुद ही मैच कर लेंगे। तो नजर रहेगी शैलेश, जैसे ही जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। फिलहाल देखिए आज के अहम दौरों की जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश दे रहे थे। जो डिटेल्स हैं वो वक्त पर सारा शेड्यूल चल रहा है। इधर सिद्धार्थनगर की आप बात करें तो बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने के दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बाढ़ के पानी से बच रहे त्रिलोकपुर थाने के एसओ विद्याधर कुशवाहा को खूब फटकार लगाई। वीडियो बहुत वायरल है। 3 दिन से आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, एसडीएम नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब से बात किया, तो क्यों नहीं दिया एसडीएम ने? आपने कलेक्टर से कहा? एसडीएम साहब से साहब ने बात किया, क्यों उन्होंने फिर आगे ऊपर नहीं कहा? यहाँ की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत खराब है। आए ना हमारे साथ और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे हैं। मतलब जनता हमसे आके करी साहब हमसे भी कह दिए उतर जाए यार, आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो। आपको केवल जूता न भीगे, क्या किसी की सेवा करना? जनता क्या लेती है हमसे? क्योंकि सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे यार। आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पर बैठे रहो, बाढ़ में 2 कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आशुतोष ने, मैंने अभी की एसपी से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं, फोन किया ना? क्या इनको स्टीमर मिला नहीं मिला, चाहे नाव मिले? एसडीएम साहब से बात हमने रूबरू किया था। हेलो, आए तक नहीं? एसडीएम साहब से और सीओ साहब दोनों लोग से मैंने। सरकार क्या बात है? देखिए खबर गोरखपुर से है। यहाँ नदियां उफान पर बह रही हैं। राप्ती, रोहिन, सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर हैं। करीब 120 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 125 नावों की व्यवस्था की गई है। अगर बात फसल की करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से हुई है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अभी भी जान जोखिम में डालकर कई ऐसे नाव पर सफर कर रहे हैं जिन नाव में सुराग है और बहुत सुरक्षित नहीं है, जर्जर अवस्था में है। जो कई तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक हैं। राप्ती, रोहिन और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है और लगभग 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और इस समय हम डोमिनगढ़ के उत्तरी कोलिया का ये बड़का टोला आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बाढ़ की चपेट में है। और ये महज एक नाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि खतरे में जान है। मतलब कि अगर आप इस नाव में सफ़र करते हैं, अपने गांव या टोले की तरफ जाना है तो आपको जान जोखिम में डालकर ही जाना पड़ेगा। और इस नाव को आप देख लीजिए, पानी भरा हुआ है, नाव में छेद है और इसी नाव से 2-4 होकर जान जोखिम में डालकर गांव की तरफ, टोले की तरफ जाना पड़ रहा है। और यही स्थिति है लगभग गोरखपुर में। इस क्या नाम है आपका? ये बताइए कौन सा टोला ये? उत्तरी कोलिया। तो ये नाव में पानी भरा हुआ है, कैसे जाएंगे? अब ऐसे उधर जायल जाता है और कैसे जायल जाए? देखा बड़ा खतरा है इसमें। हाँ, बड़ा खतरा है। कैसे आप लोग कितने दिन से नाव मिली? नैया कितने दिन से मिले? तो 2-3 दिन से मिली है। अच्छा, राशन वाशन भी मिला आप लोग? अब राशन कहाँ मिला है? जौनो मिला तो 1 महीना 2 दाई मिले तो 1 दाई मिला ला। अच्छा, ये देखिए महिला इधर देखिए, बताइए क्या नाम? अनीता। ये बताइए, और कुछ राशन वाशन मिला? नहीं। ये डर नहीं लग रहा है ये जान जोखिम में डाल के? जान जोखिम बटले बा ना, इस जाता सब पानी भरा हुआ है।
खतरा कितना है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि जो घटना हुई 2 दिन पहले बड़हलगंज में, वहाँ पर भी आपको पता ही है कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग नाव में महज सवार थे। और वजह यही हो सकती है कि इसी तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और यही वजह है कि जो ग्रामीण हैं ना वो राशन किट पाए हैं, और ना ही इस वजह से उनको जो नाव मिलनी है वो भी दुरुस्त नहीं है। यही वजह है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम प्रभावित भी हो रहे हैं। वर्तमान समय में गोरखपुर में 120 ग्राम पूर्वांशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस समय जो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य युद्ध स्तर पर, साथ ही 120 नावें भी लगाई जा चुकी हैं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन हेतु। और उधर बाराबंकी में सरयू नदी का कहर देखने को मिल रहा है। नदी के कहर से लोग परेशान हैं। बेहिसाब पानी और तराई वासियों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। देखिए, अक्टूबर के महीनों में कई घंटे, कई दिनों की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और सरयू नदी अब खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर है। रामनगर, सिरौली, गौसपुर तहसील में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पीड़ित लोग गांव में फंसे के फंसे रह गए। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए नाव तक नहीं आ पाई है। हालांकि प्रशासन ने दावा जरूर किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप एक्टिव हैं, लेकिन कोई तरह यह समझाए कि राहत कैंप तक पहुंचने के लिए नाव जो होनी चाहिए वो कब मिलेगी लोगों को। घाघरा सरयू नदी में आई बाढ़ के चलते तराई क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत इन दिनों तहसील सिरौली गौसपुर के तेलवारी गांव में है। यहां के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मकान सरयू नदी में समा चुके हैं। साथ ही लोग अब यहां से ऊंचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। हम इस वक्त तेलवारी गांव में ही हैं, जहां का आपको प्राथमिक विद्यालय जो तेलवारी है ये आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए पानी में डूबा हुआ है। साथ ही साथ पीछे आप देखिए कि तेलवारी गांव जो है पानी से पूरी तरह से घिर गया है और लोग किसी तरह वहां से निकलकर ऊंचे स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। तेलवारी गांव में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से समस्याएं यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ यहाँ जीव जंतुओं का भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें घाघरा सरयू नदी की, कि यहाँ पर जो है घाघरा सरयू नदी का जो कटान है वो ज़बरदस्त है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के लिए दिक्कतें जो है लगातार बनी हुई हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त अमरोहा में। लगातार बारिश किस कदर मुसीबत बनी है। 3 अलग अलग जगहों पर मकान गिरने की खबर मिली है। 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 किसान, 1 महिला की मौत की खबर आ रही है। लगातार बारिश में 3 मकान गिरे हैं। 3 अलग अलग लोकेशन पर मकान गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें 2 किसान, 2 पुरुष, 1 महिला शामिल है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार बारिश का कहर, बारिश का असर यह है कि अलग अलग जगहों पर मकान गिरने की खबर आई। 3 जगहों पर मकान गिरे और 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, धारचूला में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बारिश की वजह से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से यह अपील की गई है कि वो नदी के किनारे जाने से परहेज करें। तो देखिए, धारचूला से ये तस्वीरें आई हैं। ये रौद्र रूप काली नदी का है। इस नदी को कई दफा लोग बहुत शांत देखते हैं, गर्मियों के मौसम में किसी नाले जैसी दिखती है, लेकिन अभी जो कंडीशन है अक्टूबर के महीने में, उसका अंदाजा आप लगाइए कि प्रशासन को लोगों को सचेत करना पड़ा है कि नदी के किनारे आने से परहेज करें। 95 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है काली नदी। धारचूला में काली नदी का ये रौद्र रूप, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर। 3 दिन बाद भी नहीं खुला है मलारी नेशनल हाईवे। बड़ी खबर, जहां सलधर के पास चट्टान खिसकने की वजह से सड़क पर मलबा है। बीआरओ सड़क को खोलने में परेशान है। भारत चीन सीमा पर दर्जनों गांव का संपर्क कटा हुआ है। 3 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है मलारी नेशनल हाईवे।
सलधर के पास चट्टान खिसकने के बाद से ये रास्ता बंद बताया जा रहा है। ये हाईवे ब्लॉक है। बीआरओ कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी भी इसे खोल नहीं पाया है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, अभी भी भारत चीन सीमा पर दर्जनों गांव का संपर्क कटा हुआ है। किस तरीके के हालात हैं समझते हैं, हमारे सहयोगी रणजीत रावत के पास ज्यादा जानकारी है। रणजीत, अभी क्या कंडीशन है, बीआरओ का क्या कहना है, कब तक खुल जाएगा ये हाईवे? जी स्नेहा जी, आपको बता दूं कि जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सलदार के पास पिछले 3 दिनों से बंद है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हाईवे है लगातार जो होता चट्टान खिसक रही है और चट्टान खिसक से लगातार जो मलबा सड़क पे आ रहा है, जिसका चलते बिहार को सड़क खोलने में काफी दिक्कत है। और यहाँ पर जो है ये जहाँ से ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ भारत सीमा को जोड़ने वाला रोड है, लगभग इससे 33 गाँव का इससे कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है, जिसकी वजह से जो आसपास के गाँव है इधर वो जा नहीं पा रहे। खासतौर से जो गाँव है, ये गांव आकर शीतकाल प्रवास के लिए आज निकलना था, लेकिन रोड न खुलने की वजह से ये लोग अभी तक अपनी शीतकाल प्रवास को नहीं जा पाए। वही सेना और आईटीबी को भारी दिक्कतें हो रही है। इसके चलते सेना के जो वाहन है या आईटीबी के जो वाहन है वहाँ खड़े हैं, जो स्थानीय लोग के जो वाहन है वहाँ खड़े हैं। रोड बंद होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीआरओ से मेरी बातचीत हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि लगातार जो है खिलाड़ी जो मलबा, जिसकी वजह से बीआरओ को हाईवे खुलने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी रणजीत, उन गाँव वालों की क्या स्थिति है, उनसे संपर्क अगर फोन पर बातचीत करने से या चीजें पता चल रही, उनके पास व्यवस्थाएं या कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो तो क्या किया जाएगा? जी उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था अभी कुछ है नहीं। मेरी कई गाँव वालों से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि जैसे हमने शीतकालीन प्रवास को जाना, कोई बीमार हो गई, कोई कुछ हो गए, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास 5 मिनट के अलावा कोई चारा नहीं बताया। अगर उनको कोई बीमार हो जाता है या किसी कोई दिक्कतें हो जाती है, इसके लिए उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल रणजीत, आप नजर बना करके रखिएगा। बीआरओ को अभी भी परेशानी हो रही है, नहीं पता कि ये हाईवे कब तक खुल पाएगा, क्योंकि लगातार गिरता हुआ मलबा पत्थर ये रास्ते को खोलने में दिक्कत पेश कर रहा है। और देखिए यही कंडीशन बनी हुई है, 30 गांव का संपर्क कटा हुआ है और लगातार कोशिश के बाद भी मलारी नेशनल हाईवे अभी भी ब्लॉक है। तो आपको बताएं, आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और 8 दिनों के दौरे पर वो प्रयागराज रहने वाले हैं। आज शाम तक उनका आना होगा। अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में हिस्सा लेंगे। गौनिया इलाके में 16 से 19 अक्टूबर तक होनी है ये मीटिंग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहन भागवत का स्वागत करेंगे। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम किए गए हैं तय और इसमें मौजूदगी दर्ज होगी। 8 दिनों तक मौजूद रहेंगे प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत। उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम। तो देखिए, संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने की खुशी में ये बड़ा कार्यक्रम है। 8 दिन का ये लंबा कार्यक्रम है। 16 से 19 अक्टूबर तक गौनिया में ये कार्यक्रम होना है। इसका प्रमुख हिस्सा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देखिए, 8 दिन के दौरे पर प्रयागराज आने की खबर मिल रही है। आज शाम वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक में शिरकत करेंगे। इसी मद्देनजर 8 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। नमस्कार, मैं स्नेहलता और इस खास कार्यक्रम में आपको बताएं कि कल मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से उन्हें सैफई में मेला ग्राउंड में जिस तरीके से विदाई दी गई, जो बड़ी तस्वीर आई वो सबने देखी। हालांकि परिवार के लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नेताजी उनके बीच नहीं है। सबसे ज्यादा मायूस भाई शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर वो मायूसी झलक रही है, जिन्होंने भाई के साथ ही जिंदगी की शुरुआत की, सियासत के साथ वो आगे बढ़े। और जब शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से एबीपी गंगा के कैमरे के सामने आए तो वो खुद को रोक नहीं पाए। छलकी आंखों से उन्होंने हर वो बात बताई जो नेताजी के साथ उन्होंने एक पूरे लंबे अरसे तक जिया है। भतीजे अखिलेश यादव पर भी बोले, हालांकि कुछ भी सियासी बात बोलने से परहेज की। उन्होंने कहा, इशारा बहुत कुछ किया। देखते हैं यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के साथ शिवपाल यादव की यही खास बातचीत। कल ही पंचतत्व में विलीन हुए हैं पूरे देश के नेताजी। गुलामी में एक नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद भारत के बाद नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए मुलायम सिंह यादव। आप देख सकते हैं आंखें डबडबाई हुई हैं शिवपाल यादव से। मैं कोशिश करूंगा कि 2 शब्द बोलें, पूरा देश और प्रदेश देखना चाहता है। नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने जितनी भी
सेवा कर सकते थे। बचपन से लेकर जब तक रहे नेताजी तब तक उनकी सेवा की है। लेकिन आज हमारे मन का जो संसार है सुकड़ा सुकड़ा दिखाई दे रहा है। और नेताजी ने पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित लोगों को जिन ऊंचाइयों तक अपने जीवन में पहुंचाया है, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। आज हमारे शिवपाल जी, एक बात पूरा प्रदेश जानना चाहता है और देश भी जानना चाहता है। मैंने नेताजी की मैयत में, अंतिम यात्रा में जिस तरीके का लोगों का देखा, सैलाब देखा, लोगों की भीड़ देखी, पक्ष विपक्ष के लोगों का आना देखा, वैसा हमने कहीं देखा नहीं। देखिए, नेताजी ने दलगत से ऊपर उठ कर के राजनीति की है। जो भी नेताजी के पास आया है उनकी बात सुनी और उनका काम भी किया है, किसी को निराश नहीं किया है। अब हम लोगों को भी, हम भी उसी रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास किया है जीवन में और आगे भी उसी उनकी जो विचारधारा थी उसी पर चलने का प्रयास करें। एक चीज़ मैंने देखा कि विपक्ष के नेताओं का तांता लग गया। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 ऐसे सांसद, 50 से ज़्यादा विधायक यहाँ आकर श्रद्धांजलि दिए। कांग्रेस के लोग टूट पड़े, बसपा के लोग आ गए। ये क्या है, क्या करिश्मा था नेताजी का? देखिए, नेताजी जो मैंने कहा दलगत से ऊपर उठ करके, और दूसरे भी जब भी मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, तो नेताजी ने किसी को निराश नहीं किया। खासकर जो भी अपने व्यक्तिगत समस्या लाते थे, परिवार की, रिश्तेदारों की, तुरंत उनकी समस्या को हल कर देते थे। और पूरे देश के सभी नेताओं को हमेशा नेताजी ने जोड़ने का काम किया है। उसकी वजह से सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आ गए और सबने नेताजी को श्रद्धा अर्पित की। बहुत भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपील की और कहा कि नेताजी ने हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। देखिए, नेताजी को मानते थे, नेताजी को देखिए अटल जी बहुत मानते थे, यहाँ तक कि आडवाणी भी मानते थे, अच्छे संबंध थे। मोदी जी बहुत मानते थे। तो इस और दूसरे दलों के लोग भी बहुत मानते थे। नेताजी एक ऐसे नेता, नाम पड़ा नेताजी। देखिए, नेता तो जो कुर्ता पैजामा पहन लेता है वो नेताजी कहलाने लगता है, लेकिन कार्यकर्ताओं, नेताओं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के हृदय में बसने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी रहे। ऐसी चीज़ें थीं कि लोग नेताजी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिए, और ऐसी बातें जो उन्होंने अलग करती हैं उनको, वो कुछ जनता को जरूर बताएं। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि नेता, आज के ज़माने में नेता का मतलब लोग दूसरा समझते हैं, लेकिन नेता का मतलब है जनता का नेतृत्व करना, नेतृत्व देना। तो वो गुण नेताजी में असली जो नेताओं का जो करना चाहिए, नेताओं का जनता की समस्या, शोषित पीड़ित की समस्या, और किसानों से लेकर के अल्पसंख्यकों को, जब जब चाहे विधानसभा में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, नेताजी ने किसानों की और शोषित पीड़ित की समस्या हल किया। और इसके साथ साथ जब जब मुख्यमंत्री बने हैं नेताजी, तो नेताजी की सबसे पहले कलम किसानों के लिए, गरीबों के लिए उनकी कलम चली है। आप नेताजी के साथ कब से आ गए थे, उनकी यात्रा में शामिल हो गए? देखिए, मैं तो बहुत छोटा था। मुझे याद है कि मैंने जैसे 5वां पास किया है, करीब लगभग 10 साल के थे।
तब गांव में ही रहते थे, दिन भर अपना राजनीतिक काम और टीचिंग का काम। मुझे पढ़ाया भी है नेताजी ने। अच्छा, आपको पढ़ाया भी? पढ़ाया भी है। जब मैं पढ़ता था जैन कॉलेज में 6 से लेकर के यहाँ से पैदल जाया करता था। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया है? शिक्षक के रूप में। हमारा देखिए हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के साथ साथ एक सिविक्स पढ़ाते थे, तो ये दोनों क्लास में हम बैठते थे, तो नेताजी अपना पढ़ाते भी थे। लोग कहते हैं कि जो साइकिल की यात्रा है, जो समाजवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला साइकिल, वो साइकिल पर बैठकर गांव-गांव घूमने का काम नेताजी भी किए और आपने भी किया। यहाँ से कभी कभी जब हम नेताजी का काम करते करते लेट हो जाते थे तो एक ही साइकिल पर मैं चला हूँ। कभी कभी जब मैं छोटा था तो नेताजी मुझे बैठा लेते थे, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैं चलाता था, नेताजी मेरे साथ बैठते थे। और जब मैं स्कूल जाता था तो मैं नेताजी जब चलते थे तो नेताजी से तब मास्टर साहब पहले बोलते थे लोग, फिर विधायक जी बोलने लगे, तो रास्ते में रोक लेते थे तो मैं लेट हो जाता था। और ये सब है। अच्छा, यहाँ पर नेताजी को लोग मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोलते, नेताजी को मंत्री जी बोलते हैं और आपको छोटे मंत्री जी बोलते हैं। हाँ, ये सही है। नेताजी को बड़े मंत्री बोलते थे, मुझको छोटा मंत्री बोलते थे। तो ये कब हुआ ऐसा? जब हम पहले तो नेताजी को मास्टर साहब बोलते थे शुरू में, फिर उसके बाद जब मंत्री हो गए 77 में तो मंत्री बोलने लगे। फिर उसके बाद जब मैं MLA 2096 में हो गया, फिर 2003 में मैं मंत्री हो गया, तो उनको बड़े मंत्री बोलते थे, हमको छोटा मंत्री बोलते थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने 1954 में जब जेल गए थे तो नहर के रेट बढ़ के सिंचाई का रेट बढ़ गया था, और जब आप सिंचाई मंत्री बने और वो मुख्यमंत्री बने तो आपने सिंचाई को मुफ्त कर दिया। मैंने सिंचाई को मुफ्त किया, राजस्व संहिता लागू करी है जिससे किसानों को कहीं भटकना न पड़े, अधिकारियों के चक्कर न लगाना पड़े। तो मैंने सिंचाई भी माफ़ करी, राजस्व संहिता इसलिए लागू करी कि किसान को कहीं भटकना न पड़े, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाई है। शिवपाल जी, लोग यहाँ कहते हैं गांव में कि नेताजी नेतागिरी करते थे, और जो नेताजी से मिलने वाले हजारों 500 लोग आते थे उनको आप बढ़िया खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, गुड़ खिलाते थे, ये आपका काम? शुरू में यही था हमारा काम। जब हम बहुत छोटा था, परिवार में सबसे छोटे 5 भाइयों में एक बहन में सबसे छोटा मैं था। मुझे प्यार भी मिलता था सबसे छोटे होने के नाते, और मैं सेवा भी करता था, पानी पिलाना, खाना खिलाना, सबकी यहाँ व्यवस्था करना। फिर नेताजी के साथ जब नेताजी आगे बढ़े तो उनकी सुरक्षा में भी साथ साथ रहना, ये सब काम किया है। कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने खूब लाठी खाया है और खूब लाठी चलाया है। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था, पब्लिक की मदद करता था। जब कोई परेशान करता था, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के पास, किसी के साथ अगर कोई गुंडाई करता था तब फिर उसका जवाब देना पड़ता था। तो आप सैफई से और इटावा की राजनीति से लखनऊ कब पहुँचे, और नेताजी ने क्यों बुलाया? लेकिन जब हम नेताजी इमरजेंसी में जब जेल में थे तो मैं कम से कम 2 बार जेल में मिलाई करना, जिस सामान की ज़रूरत होती थी उसमें, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उनके नेता ज़्यादा बंद थे जेल में, तो वो भी उनके लिए भी सामान ले जाना, और उनके साथ साथ नेताजी जो भी सामान मंगाते थे, ज़रूरत होती थी, तो मैं 2 बार डेली उनसे मिलाई करता था। फिर उसके बाद 77 में जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद मैंने वहाँ BA करने के बाद, MA प्रीवियस करने के बाद मैंने वहाँ पर BP ऐड किया था क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहीं पर नेताजी के साथ रहते थे। नेताजी के साथ रह करके बस वहीं से मैंने BP ऐड किया। फिर हमारी टीचिंग में नौकरी भी लगी, लेकिन फिर मैंने नौकरी नहीं की। नेताजी ने कहा कि तुम नौकरी मत करो, हमारा काम देखिए। तो वही काम हम देखते रहे, नेताजी का पूरा यहाँ
हम देखते रहे। फिर उसके बाद नेताजी जब भी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे तो उनका इलेक्शन एजेंट रहता था जसवंत नगर से। फिर जब नेताजी ने यहाँ छोड़ा तो 1996 में सबसे पहले मुझे यहाँ से चुनाव लड़ा। फिर 96 के बाद लगातार मैं चुनाव लड़ा। 6वीं बार अब की भी मैं विधायक हुआ हूँ। नेताजी का सारा काम करते थे। नेताजी की एक अंतिम इच्छा थी कि पूरा परिवार एक हो जाए। आज उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी क्या? अब ये देखिए, हमने तो कई बार प्रयास किया है। आपने देखा है पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है, और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथ में है। मैंने एक चीज़ देखा कि पूरा परिवार मैदानता में इकट्ठा था। पूरा परिवार वहाँ एक साथ बैठता था वेटिंग रूम में। आप भी थे, अखिलेश जी भी थे, राम गोपाल जी भी थे। जिस तरह का प्यार मोहब्बत और वहाँ देखने को मिला, नेताजी की अंतिम इच्छा को उस रूप में आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था मेरा किसी से झगड़ा नहीं था। हम तो हमेशा नेताजी की सेवा करते रहे। नेताजी का कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कहना टाला नहीं है। चाहे उन्होंने गलत कहा हो, चाहे सही कहा हो, जो फिर उन्होंने कह दिया है वो ही मैंने माना है। और कई बार प्रयास उस नेताजी ने किया है। मैं तो हर बात को, नेताजी की बात को मानने को तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना है। तो आप कोशिश करेंगे पिता अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एक बार और? देखिए, जब भी मैंने पार्टी बनाई थी, नेताजी से पूछा और नेताजी के आदेश से मैंने पार्टी बनाई थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नेताजी के सामने भी होंगी, ऐसी परिस्थितियां होंगी नेताजी के सामने। उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने जब भी पार्टी वो बनाई थी, गवाह भी हैं, आज भी गवाह हैं, कुछ गवाह आज इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने एक बार मंच पे जब हमने रैली करी थी, उसके बाद नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं। नेताजी गवाह हैं कि नेताजी के कहने से मैंने पार्टी बनाई थी। जाहिर सी बात है, लेकिन नेताजी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी, चाहे जब वो बहुत बीमार थे, तो पूरा परिवार एक साथ बैठा था। उस परिवार के बीच में कुछ बातें हुई कि अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं, नेताजी की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि नेताजी सबके पालन, सबके गार्जियन, सबके अभिभावक रहे। वो ऐसा समय नहीं था, सब दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे, सब लोग दुखी थे। चूँकि मैं देखा था कि 2022 के चुनाव में आपने कोशिश की थी, आपने अखिलेश जी को अपना नेता मान भी लिया था, सर्वस्व मान लिया था, कहा था कि वो मेरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं अपना जी जान लगाऊंगा, लगाया भी था आपने। फिर ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते ना और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।